हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज से आपकी लोअर पीसीएस के मेंस की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कौन सी क्लास किस दिन आएगी वो टाइम टेबल आपको पहले ही बता दिया गया है। सिलेबस किस तरह से कवर होगा वो भी आपको वीडियोस के माध्यम से पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, तो जिसने वो वीडियो ना देखी हो पहले आई बटन पे जा करके उन वीडियोस को आप देख लेना कि आपको, ताकि आपको टाइम शेड्यूल आपको पता चल जाए और जो सिलेबस है वो किस तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया है वो आपको बेहतर पता चल जाएगा। ठीक है, पहला पेपर जो यहाँ पे जीएस का पेपर है और दूसरा यहाँ पे आपका हिंदी वाला पेपर है। आप जानते ही हैं जीएस के पेपर में आपके 3 सेक्शन है। एक आपका जीएस का है, जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन का, दूसरा आपका पे जीए का है यानी कि जनरल अवेयरनेस का, और तीसरा आपका पे सीए का है, करंट अफेयर का। किस तरह से चीजें कवर होंगी वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था। ठीक है, चलिए तो बाकी सब्जेक्टों के साथ में आज से यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास आपकी शुरू हो रही है। हिस्ट्री में जो आपके सिलेबस में चीजें लिखी हुई हैं पहले मैं आपको एक लाइन के अंदर वो बता देता हूँ, देन आज से ही मैं आपका यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए जो अगर मैं आप पे सिलेबस हिस्ट्री की बात करता हूँ तो उसमें लिखा हुआ है भारत का इतिहास। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सबसे पहले तो आप ये समझ लेना कि ये प्री की क्लासें नहीं है, ये मेंस की क्लासें हैं। ठीक है, तो मेंस में मेंस की तरह ही पढ़ा जाएगा, प्री की तरह इसमें नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक हो गया है, बात समझना। देखिए तो इसके सिलेबस में केवल यहाँ पे 2 लाइनें लिखी हुई हैं, केवल 2 लाइनें लिखी हुई हैं लोअर पीसीएस मेंस के सिलेबस में। पहले लाइन में लिखा हुआ है भारत के प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत क्या क्या देखना है, भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षों की आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब भारत का इतिहास है, उसके जो राजनीतिक पक्ष हैं, उसके जो सामाजिक पक्ष हैं, उसके जो आर्थिक पक्ष हैं, उसके जो सांस्कृतिक पक्ष हैं, इनको मुझे समझना है। ठीक है, इसका मतलब मुझे अब एक चीज मुझे समझ में आ चुकी है कि भारत का जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास है, इनमें जो हम सन याद किया करते थे उन सनों से मेरा थोड़ा बहुत कुछ हद तक तो मेरा पीछा छूट चुका है। हालांकि किसी भी जो अगर हमारा जैसे कोई भी हमारा क्वेश्चन होता है उसका अगर हमें इफेक्टिव इंट्रोडक्शन अगर हमें बनाना हो, उसका इफेक्टिव इंट्रोडक्शन बनाना होता है तो देन हमें वहां पे कुछ फैक्चुअल बातें हमें जरूर डालनी होती हैं। वो मैं आपको आगे यहाँ पे समझा के चलूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बता के चलूंगा कैसे होगा। ठीक, फिलहाल कुछ हद तक तो छुटकारा पा चुके हैं क्योंकि भारत की राजनीतिक विशेषता, सामाजिक विशेषता, आर्थिक जो कॉन्सेप्ट हैं और उनके सांस्कृतिक जो पक्ष हैं उसके बारे में समझाना है। इसका मतलब देखिए 1-2 बातें मैं आपको मेन से रिलेटेड 1-2 मूल मंत्र मैं आपको बताता हूं। मेंस में ये कोई रटने की चीज नहीं है। ठीक हो गया है, मेंस के एग्जाम रट के कभी नहीं निकलते हैं। ये एग्जाम टॉपिक को पढ़ के उस टॉपिक को मैंने कितना समझा है और उस समझ को मैं कैसे पेपर पर उतार सकता हूं ये उस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेंस कोई रटने का सब्जेक्ट है, रटने के लिए इसमें रटने वाली चीजें ज्यादा नहीं होती हैं। हालांकि देखो कुछ फैक्चुअल चीजें हमें डालनी पड़ती है अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए, वो एक अनदर चीज है। लेकिन बेसिकली मेंस का जो एक मूल मंत्र है वो हमें टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक पढ़ करके उसे हमें समझ लेना है, समझ करके मैं उसे कैसे लिख सकता हूं, किस तरीके से मैं उसे यहाँ पे कॉपी पे उतार सकता हूं, वही मेंस की आंसर राइटिंग आपकी कहलाती है। ठीक है, उसी तरह से हमें मेंस का यहाँ पे कवर करना होता है। ठीक, तो आप बात समझ गए हैं, अब मेरी बात समझिए। देखिए तो पहली लाइन मुझे यहाँ पे बेहतर समझ में आ गई है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों को समझ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरी लाइन में लिखा हुआ है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का, ठीक है, राष्ट्रवाद का विकास और लिखा हुआ है स्वतंत्रता प्राप्ति। ठीक है, क्या लिखा पे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद का विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति। ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, इसे मैं आपको उल्टे तरीके से पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पे, देखिए इसमें सबसे पहला होना चाहिए था राष्ट्रवाद का विकास। ठीक है, देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद बोले तो देश के प्रति प्यार, अपने राष्ट्र के प्रति प्यार। जब अपने राष्ट्र के प्रति हमें प्यार होगा तभी जाकर के हम क्या कर पाएंगे, आंदोलन कर पाएंगे। ठीक है, और जब आंदोलन हम करेंगे और आंदोलन सफल होंगे देन तभी हमें स्वतंत्रता प्राप्ति में हो सकती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सिलेबस में थोड़ा सा ये चीज हमारी पहले होनी चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए। कोई बात नहीं है भैया, हम तो इसे इसी तरह से करेंगे। ठीक हो गया है, तो मैंने समझ लिया है मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, एक तो मैंने यहाँ पे बेसिक ये चीज देख ली है। दूसरी लाइन में भारत क्या, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता जो जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको मुझे यहां पे देखना है। लेकिन ध्यान रखना मेंस के कॉन्सेप्ट से, मतलब कि कौन सी चीज क्यों किस लिए हुई, अगर ऐसा, ठीक है, ऐसा अगर नहीं होता तो फिर क्या होता, ये चीजें मैं आपको पढ़ा के चलूंगा, आपको टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो स्वतंत्रता आंदोलन,
राष्ट्रवाद का विकास, ठीक है, फैक्चुअल नहीं पढ़ूंगा, राष्ट्रवाद के विकास को उसी तरह से करा जाएगा जैसे अपने मेंस में आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। और स्वतंत्रता प्राप्ति फाइनली हमें किस तरह से हमें यहाँ पे स्वतंत्रता मिली है इस बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा, ठीक हो गया है, क्लियर। चलिए अब समझने पे इतिहास को मैं से शुरू करता हूं, तो मैं यहां पे एक दो बात आपको और बताता हूं। यहां पे मैं क्या करूंगा, आपकी मेंस की तैयारी तो मैं आपके यहां पे कराऊंगा ही कराऊंगा, उसके साथ साथ मैं इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी साथ में ही करा दी जाएगी, ठीक हो गया है। मतलब इंटरव्यू में कोई मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक से रिलेटेड आप इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जा सकता है मैं उसको भी यहां पे क्लियर कर दूंगा, ठीक हो गया, ठीक है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात यहां पे आपकी रहेगी नहीं, बस जो आपको कराया जा रहा है उस तरह से आप थोड़ा करते रहिए, ठीक है, बने रहिए और थोड़ा विश्वास से पढ़िए, निश्चित तौर पर इसमें आपको ज्यादा कोई परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक। समझते हैं बातों को, देखिए। तो इतिहास में से शुरू कर रहा हूं, तो सबसे पहली बात तो यह है भैया कि इतिहास क्या है। इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा, वैसे तो पेपर में तो आएगा नहीं आपसे, मेंस में आपसे पूछा नहीं जाएगा, इंटरव्यू में आपसे पूछ लेगा कि बताओ भैया इतिहास क्या है, ठीक है। तो एक शब्द में, एक लाइन में आंसर दे देने का है कि इतिहास क्या होता है सर, ठीक है। देखिए, प्राचीनता से नवीनता की ओर, क्या समझा रहे हैं आप, प्राचीनता से नवीनता की ओर चलने वाला मानव विकास क्रम जो है इसी को ही इतिहास कहा जाता है। क्लियर हो गया है, मैंने कहा पे प्राचीनता से नवीनता की ओर चलने वाला जो मानव विकास क्रम है इसी को ही इतिहास कहा जाता है, या फिर आप इसे कह सकते हो अतीत से वर्तमान की ओर चलने वाला जो मानव विकास क्रम है इसी को ही इतिहास कहा जाता है, ठीक हो गया। एक लाइन में समझ लिया है। अगर मुझे इंटरव्यू पूछ देगा कि भैया बताओ इतिहास क्या है, देन मैं बहुत रटी हुई लाइन यहां पे मैं यहां पे फटाफट से मैं यहां पे बता दूंगा, ठीक। समझते देखिए, यहां पे अब यहां पे मैंने एक चीज लिखी थी यहां पे मानव विकास क्रम, ठीक है। तो जरा मुझे एक बात यहां पे मैंने यहां पे मानव विकास क्रम लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मैं जिस इतिहास को यहां पढ़ रहा हूं उसमें मैं प्राचीनता से नवीनता की ओर मनुष्य ने जो विकास किया है मैं उसे यहां पढ़ रहा हूं, ठीक है। देखिए ऐसा तो नहीं है प्राचीनता से नवीनता की ओर केवल मानव ने विकास किया है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहां जानवरों ने विकास किया है, कुत्ते ने, बिल्ली ने, बंदर ने, चिंपैंजी ने, सभी ने विकास किया है। जब थोड़ा बहुत जो विकास किया है सभी ने ही विकास किया है, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे कुत्ते, बिल्ली, जानवरों का इतिहास नहीं पढ़ रहा हूं, मैं यहां पे मानव का विकास क्रम पढ़ रहा हूं। मानव का जो विकास क्रम है उसी को ही मैं बेसिकली यहां पे इतिहास कहूंगा, ठीक। चलिए एक बात ये हो गई है, इतिहास को मुझे पढ़ना है तो एक बात मुझे यह भी पता होनी चाहिए कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। आपसे पूछ लेगा भैया, इंटरव्यू में आपसे पूछ लेगा कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, जरा बताओ आपने इतना इतिहास पढ़ लिया है, ठीक है, तो आपसे आप, ठीक है, इतिहास में क्यों पढ़ना चाहिए। बेसिकली देखो कोई बच्चा अगर ये बोल देगा सर इतिहास मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिर ये जरूरी एक क्वेश्चन बन जाते हैं इंटरव्यू में आपके लिए, ठीक। क्लियर गया, मेन से मैं नहीं पूछा जाएगा 2-2 मिनट में, इसीलिए मैं आपको बता के चल रहा हूं। समझिए देखिए यहाँ पे इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, तो बेसिकली जितनी मुझे समझ है इतिहास केवल 2 चीजों के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है। 2 चीजों में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सबसे एक चीज यहाँ पे परिवर्तन को समझना, ठीक है। क्या परिवर्तन हुआ अतीत में और क्या आज उसमें चीजें चेंज हो गई हैं, तो ये जो परिवर्तन का जो क्रम है इसी को ही समझना, ठीक है, इसी को ही समझने के लिए इतिहास हम पढ़ा जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, इतिहास अतीत से सीखने की एक कला है, ठीक है। अतीत में हमने जो गलतियां करी हैं, ठीक है, तो उस अतीत से सीखने की एक कला जो है उसी को ही इतिहास कहा जाता है, ठीक है। उसी को इतिहास कहते हैं। और इतिहास पढ़ना क्यों आवश्यक है, ताकि हम अतीत से हम कुछ सीख सकें, ठीक है, और सीखने की एक कला जो है ये इतिहास है, ठीक हो गया। तो क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास क्या होता है, बेसिकली मैं आपको यहां बता चुका हूं, ठीक। चलिए अब मैं चलता हूं अपने टॉपिक की तरफ। मेरा टॉपिक है भारत का इतिहास, ये मेरा सिलेबस, यहां सिलेबस मैंने यहाँ पे 2 लाइन में इस तरह से कवर किया गया है, जरा बात समझ लेना। देखिए यहाँ पे, ठीक है, इतिहास की मैं बात करता हूं तो इतिहास को 3 पार्टों में यहां बांट दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास, ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। देखिए अब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास 3 पार्टों में बांटा हुआ है इतिहास को यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन तीनों पार्टों में मुझे क्या क्या पढ़ना है, जरा बात समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तीनों पार्टों में मुझे क्या क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत तो मुझे केवल 4 शब्द देखने हैं। प्राचीन इतिहास के अंदर मुझे केवल 4 शब्द देखने हैं। क्या क्या? प्राचीन इतिहास में हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों को समझना है। किसमें? प्राचीन इतिहास के अंदर। बात पल्ले पड़ रही है, ठीक है।
प्राचीन इतिहास से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं से ही रिलेटेड आपसे ये पूछे जाएंगे। ठीक हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मध्यकालीन में आपको नहीं पढ़ना है, मैंने मध्यकालीन में भी यहां पे डैश डैश कर रखा है, यानी कि ये जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी है वो मुझे प्राचीन इतिहास में तो होनी ही चाहिए, इसके साथ साथ में मध्यकाल के अंदर ही मुझे जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी मुझे आधुनिक इतिहास में भी होनी चाहिए। ठीक हो गया है। तो भैया ये वाला जो टॉपिक है, ये पहली लाइन जो है सिलेबस का, जो ये वाली लाइन है मेरे यहाँ पे, ये मुझे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों जगह मुझे ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, और मुझे विद कंपैरिजन मुझे ये पता होनी चाहिए कि किस तरह से मैं कंपेयर कर सकता हूं प्राचीन काल के अंदर राजनीतिक विशेषताएं हैं और सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक पक्ष, मध्यकाल में इनमें किस तरह चेंज हुआ, आधुनिक काल में इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, मुझे इस तरह से थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। अब देखिए जो सेकेंड लाइन है ये वाली हमारी सिलेबस के अंदर, ठीक है, देखिए प्राचीन काल के अंदर तो मुझे स्वतंत्रता आंदोलन कोई हुए नहीं है, तो भैया यहां तो मुझे पढ़ना नहीं है। ठीक है, मध्यकालीन में कोई स्वतंत्रता आंदोलन हुए नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई है। यानी कि जो सेकंड लाइन है ये मुझे यहां कहीं नहीं पढ़नी है। ठीक है, सेकंड लाइन भारत राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति है ये मुझे कहां पढ़नी है, ये मुझे पढ़नी है आधुनिक भारत के अंदर। ठीक हो गया है, मैं बेसिकली बातों को जानता हूं, क्यों बता रहा हूं ये भी आपका अभी, ठीक है, मैं समझा के चलूंगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखिए अब बात आती है सर कि प्राचीन इतिहास में जो मुझे ये पढ़ने हैं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष, तो आखिर ये चीजें कहां से डेवलप हुई हैं, वहीं से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। ठीक हो गया। ठीक है, देखिए जब प्राचीन इतिहास में बात करता हूं तो ये कहानी शुरू होती है पाषाण काल से। ये कहानी कहां शुरू होती है, पाषाण काल से शुरू होती है। पाषाण काल वो काल जहां पे इंसान पूरी तरह से पत्थरों पे ही डिपेंड करता था। ठीक है, पत्थरों की औजार बनाता था। ठीक है, पत्थरों में ही सोता था, पत्थरों में ही रहता था, पत्थर से ही मारता था, सब कुछ पत्थरों में ही करता, उसे बोलते हैं पाषाण काल। ठीक है, और बाद में फिर पाषाण काल के हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक हमें यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में देखने को मिलता है। और पूरा पाषाण काल में किस तरह से पत्थरों की बनावट के आधार पर जो औजार बनाए गए, ठीक है, मतलब पत्थरों के औजार जो हैं वो किस आकार में बने, उस आकार पे हमने जो पाषाण काल है उसे मैंने फिर से हमने पूरा पाषाण को हमने 3 भागों में बांट दिया था। एक निम्न पूरा पाषाण काल हो गया, ठीक है, जिसे हम पूरा, ठीक है, जिसे हम पूरा पाषाण काल भी कह देते हैं। ठीक है, दूसरा भी यहाँ पे मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। ठीक, अब जरा मेरी एक बात समझना, यहाँ पे देखिए, लेकिन क्या पूरा पाषाण काल के अंदर कोई राजनीतिक व्यवस्था थी? क्या पूरा पाषाण काल के अंतर्गत कोई सामाजिक व्यवस्था थी? क्या पाषाण काल के अंदर कोई आर्थिक व्यवस्था थी? क्या कोई सांस्कृतिक, क्या कोई वहां पे कोई संस्कृति थी? नहीं थी। ठीक है, तो जब जो चीज हमारे सिलेबस में है वो चीज उसमें थी ही नहीं, तो हमारा सिलेबस का एक टॉपिक हट जाता है, आपसे पाषाण काल के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी है ये हमें कहां से मिलनी शुरू होगी, ये हमें बेसिकली मिलनी शुरू होगी कहां से, ये हो गया हमें पे सिंधु घाटी सभ्यता से मिलनी। ठीक हो गया है, तो प्राचीन इतिहास के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है जरा मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। ठीक है, देखिए प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमको यहां पे टोटल 8 चीजें पढ़नी है। कितनी चीजें यहां पे देखिए, इसके अंतर्गत मुझे केवल यहां पे 8 टॉपिक पढ़ने हैं, 8 चीजें पढ़नी है। 8 चीजों में सबसे पहली चीज यहां पे सिंधु घाटी सभ्यता, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, इनकी आर्थिक व्यवस्था भी ठीक ठाक थी, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूं किस तरह से, कहां से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं है। दूसरा वैदिक काल। तीसरा महाजनपदों का उदय। ठीक है, जैसे वैदिक काल के बाद हमारे पे महाजनपदों का उदय हुआ, हम जानते हैं। ठीक है, महाजनपदों के उदय के साथ में ही बौद्ध और जैन, हमारे 2 धर्म हमारे साथ में चले हैं। दो हीरो हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जरा समझना दिखा पे बौद्ध और जैन महाजनपद, जहां पे महाजनपदों का हमारा उदय हुआ। ठीक है, 16 महाजनपद हमारे यहाँ पे टोटल बने हैं। यहाँ पे टोटल 16 महाजनपद मेरे यहाँ बने। 16 महाजनपद में से एक महाजनपद आगे निकल गया, ठीक है, जिसको हमने मगध बोला। ठीक है, जहां मौर्य वंश की स्थापना वहां पे हुई, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे हमें महान शासक वहां पर देखने को मिले। ठीक है, और चाणक्य जैसे पुरोहित वहां हमें देखने को मिले। बहरहाल, ठीक है, मतलब जो ये 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद आगे निकल गया, मगध।
ठीक है। और उस मगध के अंदर एक वंश स्थापित हुआ जो कौन था? मौर्य वंश। क्लियर हो गया है? बात पल्ले पड़ रही है? जरा बातों को समझना, अभी समझाता हूं, ठीक है। मौर्य के बाद अगला यहां पे मौर्योत्तर आएगा, मतलब मौर्य में जब अशोक की डेथ हो जाएगी, अशोक मर जाएगा, अशोक के बाद के जो उत्तराधिकारी होंगे वो बहुत ही बेकार उत्तराधिकारी होंगे, योग्य नहीं होंगे, तो इसलिए उन पे कोई और अधिकार कर लेगा, ठीक है। तो भैया मौर्य के बाद जो ठीक है, जो उसके बाद बेकार शासक आएंगे, उसके बाद जो चलेगा उसे हम मौर्योत्तर बोलेंगे, ठीक है। फिर मौर्योत्तर के बाद यहां पे गुप्त शासन आ जाएगा, मौर्य के बाद गुप्त आ जाएगा, और गुप्तों के बाद आ जाएगा गुप्तोत्तर, ठीक है। तो यानी कि ये जो 8 टॉपिक हैं, ये हमको प्राचीन इतिहास के अंदर हम यहां पे पढ़ रहे हैं। सभी को बात समझ में आ गई है? बहुत सिंपल, बहुत आसान सी बातें सारी यहां पे चल रही हैं। अब देखिए, अब जरा मैं आपको समझाता हूं, मध्यकाल के अंदर क्या पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया, मध्यकाल में यही पढ़ना है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। और इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, उसमें बाद में आऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी यहां पे प्राचीन इतिहास की मैं बात करता हूं, चलिए समझिए। तो ये जो 8 टॉपिक हैं, इनकी मूल बात अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको ले चलता हूं एक नक्शे में, ठीक है। ये आपको एक नक्शा दिख रहा है, मैंने यहाँ पे भारत का एक नक्शा बना रखा है, ठीक है। जिसे भारत का नक्शा बनाना नहीं आता है वो जैसे यहाँ पे नक्शा बनाना जरूर सीख लेना, क्योंकि देखिए अधिकतर जो मैं यहाँ पे काम कराऊंगा आपका पे मैप में ही मैं काम कराऊंगा। आपको एग्जाम में भी आपको मैप में ही ज्यादा काम करना है। देखिए यहाँ पे क्लासें, यहाँ पे मैप, फ्लो चार्ट, ठीक है, और जो ग्राफ वगैरह होते हैं उन्हीं में यहाँ पे क्लासेस चलेंगी। और समय बचाने के लिए हमको जो मेंस के एग्जाम होते हैं वहां भी हमें अधिकतर इन्हीं का यूज करना पड़ता है, ठीक है। देखिए एक बार के लिए मैं आपको यहां पे बता ही देता हूं कि ये जो नक्शा है भारत का वो किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। एक मिनट समझिएगा, जो मैंने बना रखा है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट में ये रखूंगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट में थोड़ा इसके नीचे रखूंगा, एक पॉइंट में इसके नीचे रखूंगा, और एक थोड़ा सा मैं दूर रखूंगा। मैंने 4 पॉइंट रखे हैं, ठीक है। यहां छोटा बनेगा, देखिए जगह कम है, मिटा दूंगा तो बड़ा भी बना के दिखा दूंगा, कोई इशू वाली बात है, ठीक है। जितनी दूरी पे ये रखा है उतनी दूरी पे ये रख दूंगा, जितनी दूरी पे मैंने ये रखा है उतनी दूरी पे ये रख दूंगा, इसका डबल करके एक पॉइंट मैंने यहां रख दूंगा। 4 पॉइंट मैंने ये रख दिए हैं, 4 मैंने ये रख दिए, ठीक है। एक इन दोनों के बीच में रख दूंगा यहां पे, ठीक हो गया है? बात समझना, देखिए सभी में काम आएगा, जितने भी नक्शे बनेंगे सब में काम आएगा, ठीक है। एक भारत का बता दूंगा किस तरह से बनना है, एक उत्तराखंड का बता दूंगा, और एक वर्ल्ड का नक्शा बता दूंगा, बात खत्म हो गई, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। 3 नक्शे को तो होता है अपने, ठीक है। इनकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा किस तरह से करने। इन जो मैंने पॉइंट रखे, इन पॉइंटों को मैं टोपियां पहना दूंगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट को, मतलब इस वाले बिंदु को मैं कुछ इस तरह की टोपी पहनाऊंगा, ठीक है। इसे मैं कुछ इस तरह की टोपी पहनाऊंगा, इसको कुछ इस तरह की, इसे मैं कुछ इस तरह की टोपी पहनाऊंगा, इसको कुछ इस तरह की, और इसे मैं कुछ इस तरह की टोपी पहनाऊंगा, ठीक है। इन सभी टोपियों को मैं मिला दूंगा, इसको मैं कुछ इस तरह से, ठीक है। सब टोपियों को मैं यहां पे मिला दूंगा, मेरा भारत का हल्का हल्का ये नक्शा ये बन करके तैयार होगा। बात आपको पल्ले पड़ रही है, ठीक है। तो ये भारत का नक्शा जो मैंने यहां पे बना रखा है। अब मैं देखिए सीख जरूर लेना कि नक्शा बनाया कैसे जाता है, क्योंकि आपके मेंस एग्जाम में आपका यहां पे नक्शा बहुत आपका यहां पे कारगर होगा, बहुत सारा काम आपको नक्शे में ही करना होगा। देखिए मेंस एग्जाम में जो 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने अपने आप में महारत होती है, ठीक है। 20 के 20 क्वेश्चन 3 घंटे में अटेम्प्ट कर देना टफ काम रहता है। तो फ्लो चार्ट और इनका यूज यहां पे जरूर करना है। देखिए ये जो पूरी जो प्राचीन काल है इसको समझने के लिए जरा देखिए यहां पे मैं भारत को मैंने यहां पे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। जो ऊपर वाला जो मेरा ये वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, यहां पे जिस सभ्यता जिसको हम यहां पे पढ़ता हूं इस वाले एरिया में, ठीक है, यहां पे मानव जो रहता था वो पत्थरों में रहता था, ठीक है। ये हिमालय वाले रेंज है, ठीक है, इसको बोलते हैं पाषाण काल। मतलब पाषाण काल में जो मानव था वो इधर साइड में रहा, या तो यहां रहा पाषाण काल में मानव, या फिर यहां रहा, ठीक है, या तो यहां रहा या फिर यहां रहा। तो इस वाले और इस वाले एरिया में तो आपका यहां पे पाषाण काल के बारे में हम इधर इधर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि यहां पे हम बाद में नहीं पढ़ते हैं, मध्यकाल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन पाषाण काल में यहां और यहां चीजें चलती हैं, ठीक। बात समझना, देखिए यहां पे पाषाण काल के बाद दूसरा देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ये सिंधु नदी है, इस नदी के आसपास मनुष्य ने रहना प्रारंभ किया, ठीक है। नदी के आसपास मनुष्य ने रहना प्रारंभ किया, तो सिंधु नदी के आसपास सबसे पहले इस सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए हम इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। आप इस बात को जानते हो, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात यह है, नदी के किनारे हमें मिलती हैं सुविधाएं। आज भी आप देख लेना, जो शहर, जिस शहर के बीच से नदी जा रही होगी उस शहर की पब्लिक आपको हमेशा ज्यादा दिखेगी, ठीक है। और जैसे पहाड़ों में आप देख लो, ठीक है, पहाड़ों में नदियां हमको दिखती नहीं है, तो वहां पे आपको जनसंख्या भी आपको कम दिखेगी। मतलब क्या देखिए पे नदियों के किनारे रहना थोड़ा सा आसान होता है, जीवन आसान होता है, ठीक है, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए वहां पे हमें पानी मिल जाता है, ठीक हो गया है। और नदी के किनारे का जो एनवायरमेंट रहता है वो भी औसतन ठीक ठाक रहता है, ना बहुत ठंड होती है ना बहुत गर्मी होती है, ठीक है। जैसे आप गोवा में देख लीजिए, ठीक है, गोवा बीच के किनारे है,
हैं तो गोवा में ना आपको बहुत ज्यादा ठंड दिखेगी ना आपको बहुत ज्यादा गर्मी वहां पे मिलेगी, ठीक है। तो एनवायरमेंट का थोड़ा रहता है और थोड़ा सा जो हमारी जो जिंदगी है, जो जीवन है, वो भी नदी किनारे थोड़ा आसान रहता है। इस वजह से सबसे पहले मनुष्य ने नदियों के किनारे ही रहना प्रेफर किया, ठीक है। तो सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता विकसित हुई उसे हमने बोला सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इंट्रो आपको पढ़ा रहा हूं, जरा बात समझना। देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद थोड़ा सा जब पूरब की ओर जब यहाँ पे ये सभ्यता का अंत हो गया, इसके बाद जो सभ्यता आई उसे हमने बोला वैदिक सभ्यता। उसे हमने क्या बोला यहाँ पे, उसे वैदिक सभ्यता बोला, ठीक है। सिंधु नदी के पूरब में ये सभ्यता का विकास हुआ, इस साइड में, ठीक है। सिंधु नदी के बाद कौन सभ्यता यहाँ पे, वैदिक सभ्यता आई, उसका ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा पूरब की तरफ को वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, जरा बात समझना, ठीक है। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपदों का उदय हुआ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला महाजनपद यहाँ पे मगध का विकास हुआ, ठीक है। उसके साथ साथ में और भी 16 महाजनपदों का विकास हुआ। बात आपको पल्ले पड़ रही है, जरा बात ध्यान समझना, ठीक है। देखिए 16 महाजनपदों का जो विकास हुआ, उन 16 महाजनपदों में अभी आपको बताया एक महाजनपद बहुत आगे निकल गया, एक महाजनपद बहुत आगे निकल गया, वो हुआ मगध, और वहां पे एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ जिसे मैंने मौर्य वंश कहा। क्लियर हो गया है, जरा बात समझना। देखिए यहां पे तो मौर्य वंश का विकास मगध में हुआ और उसके साथ साथ में बाकी 16 जनपद भी इधर ही कहीं विकसित हुए, ठीक हो गया है, बात समझ। देखिए अब इधर साइड में मौर्य, ये क्या पे वैदिक काल। देखिए जब वैदिक काल था, वैदिक काल में, ठीक है, जो बेसिकली जो समाज था वो पूजा अर्चना और कर्मकांड पे डिपेंड था, ठीक है। वैदिक काल के अंदर चाहे वो ऋग वैदिक काल था, चाहे वो उत्तर वैदिक काल था। देखिए अभी मैं आपको सारा थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं तो एक एक करके पढ़ाऊंगा, अभी आपको ओवरव्यू समझा रहा हूं, ठीक है। वैदिक काल के अंदर जो समाज था वो, ठीक है, पूजा अर्चना और कर्मकांड पे डिपेंड था। तो इसके बाद जाकर के जब वैदिक काल के बाद, ठीक है, जो इसमें आप क्या है, जब पूजा अर्चना कर्मकांड पे हम लोग बात करते हैं, तब 2 लोग यहां पे पैदा हुए, ठीक है। एक का नाम हुआ गौतम बुद्ध, एक का नाम हुआ महावीर स्वामी, ठीक है। उन्होंने बोला भैया देखो, पत्थर में अगर भगवान ढूंढोगे तो भगवान आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पत्थर पूजोगे तो आपको भगवान नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा किसने बोला, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने बोला, ठीक है, क्लियर गया। और उन्होंने, गौतम बुद्ध ने एक बीच का रास्ता बताया जिसे मध्य मार्ग बोला गया। बाद में आपको बौद्ध धर्म के अंदर डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल समझा नहीं चाह रहा हूं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने बोला देखो भैया, पत्थर की पूजा मत करो, पत्थर की पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने एक अलग रास्ता बताया, ठीक है। तो उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, एक नया धर्म उन्होंने चलाया जिसे बौद्ध धर्म बोला गया, ठीक है। उनके जो अनुयायी हुए वो बौद्धिस्ट कहलाए, ठीक है, क्लियर गया। उसके बाद जाकर के उन्हीं के पैरेलल में, ठीक है, महावीर स्वामी ने एक और धर्म चलाया जिसे जैन धर्म बोला गया, ठीक है। और उनके जो अनुयायी हुए वो जैनिस्ट कहलाए, ठीक है। जरा बात समझते हैं। तो यानी कि वैदिक काल के बाद, जहां वैदिक काल एक साइड चल रहा था, वैदिक काल के अंदर आप क्या, पूजा, ठीक है, अर्चना, मैंने आपको बोला, पूजा अर्चना और कर्मकांड की यहां बात होती थी, कर्मकांड की यहां बात होती थी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने कहा भैया देखो, पत्थर पर भगवान मत ढूंढो, कुछ नहीं होने का है, ठीक है। अलग अलग चीजें बताई यहाँ पे। तो यानी कि यहीं से विकसित हुई यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन। बौद्ध धर्म और जैन हम यहाँ पे यही पढ़ लेंगे, ठीक हो गया है, ठीक है। इसके बाद जाकर के 16 महाजनपद का उदय ऑलरेडी हो ही चुका था, ठीक है। तो मौर्य, मगध जो सबसे बड़ा यहाँ पे महाजनपद था, वहां पे मौर्य वंश का उदय हुआ, ठीक है। मौर्य वंश के उदय में वहां पे एक से एक यहाँ पे शासक पैदा हुए, ठीक है। जैसे यहाँ पे चंद्रगुप्त हुआ, अशोक हुआ, बिंदुसार हुआ, ये सब लोग रहे। उसके बाद यहाँ पे जो पतन हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे मौर्य के बाद जो लोग, जिन लोगों ने यहाँ पे शासन किया उसे हमने मौर्योत्तर के अंदर पढ़ लिया। बाद में मौर्योत्तर के अंदर जो चीजें हुई उनको दबा करके एक नई शक्ति ने जन्म लिया जिसे हमने गुप्त वंश बोला, ठीक है। और गुप्तों में भी जो बढ़िया बढ़िया जो शासक थे, तब तक तो बढ़िया, उसे हमने गुप्त वंश बोला। लेकिन जब गुप्त वंश के अंदर भी जब निठल्ले शासक आने लग गए, उसके बाद उनका दमन हो गया, उसके बाद जाकर के जो शासन आया उसे हमने गुप्तोत्तर बोला, ठीक है। यही आपका क्या यहाँ पे, ये आपका पूरा यहाँ पे क्या है, प्राचीन इतिहास है। तो ओवरऑल निष्कर्ष की मैं बात बोलूंगा तो आप क्या समझे, आप ये समझे हो कि देखिए उत्तर और दक्षिण में तो हमें मिले हैं पूरा पाषाण काल के साक्ष्य। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के अब तक,
ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, फिर मौर्य, जैन, गुप्त, गुप्तोत्तर, ठीक है, मौर्योत्तर, वो जो सारी सभ्यता, जब सभी चीजों का विकास कहां हुआ है, ये जो अपना मैदान वाला एरिया है, इस वाले एरिया में हुआ है। क्लियर हो गया है, बात आपको पल्ले पड़ गई है, वेरी गुड। आपको इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। अब जरा सा लेक्चर को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। अब मैं पहुंचता हूं अपने मेन टॉपिक पे। यहां तक तो चल रहा था मेरा एक ओवरव्यू मेरा चल रहा था, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि भैया इतिहास के अंदर हमें किस तरह से हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, प्राचीन इतिहास में हमारा क्या क्या रहता है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं अपने पहले टॉपिक की तरफ को। मेरा टॉपिक पहला कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक हो गया है। पहले टॉपिक के अंदर मैं यहां पे चलता हूं, टॉपिक है यहां पे सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जब मैं बात करता हूं, यानी कि अपना प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करता हूं मैं यहां पे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मुझे कम से कम ये 7 चीजें मुझे पढ़नी है। कितनी चीजें पढ़नी है मुझे यहां पे? मुझे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पहले टॉपिक के अंदर 7 चीजें आपको यहां पे कम से कम पढ़नी है। सबसे पहली चीज, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण मुझे देखना है, ठीक है, नामकरण। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मुझे देखना है, ठीक है। क्या सर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बताइए, इसका नामकरण करिए? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, उनका इंट्रोडक्शन जो है वो यहीं से ही तैयार होगा, ठीक है। इसलिए मुझे इसका नामकरण और इसका विस्तार मुझे यहां पे पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए एक बात आप ये समझिए, इन 2 चीजों से मैं आपसे बोल रहा हूं, केवल क्या तैयार होगा? इंट्रोडक्शन। तो मेरा में यहां पे जो अधिकतम जो क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है, वो 10 मार्क्स का है और 100 शब्दों में लिखा जाना है। तो इसका मतलब जो इंट्रोडक्शन होगा मेरा, वो मेरा हद से 20 से 30 शब्दों में होना चाहिए। तो इसका मतलब नामकरण और जो विस्तार है, इससे मेरा इंट्रोडक्शन ही बनना है। तो इंट्रोडक्शन ही बन रहा है, तो नामकरण और विस्तार में बिल्कुल मैं मूल बातों को ही पढ़ूंगा जो मुझे 20 से 30 शब्दों में लिखनी है। क्लियर हो गया है? बात पल्ले पड़ रही है? बहुत सिंपल। देखिए नामकरण विस्तार मैंने यहां पे देख लिया है। किसके लिए देख रहा हूं मैं यहाँ पे? जितनी भी यहां पे क्वेश्चन बनेंगे उनके इंट्रोडक्शन के लिए। इसके बाद मुझे यहां पे देखना पड़ेगा, देखिए यहां पे इसका सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और जो विशेषताएं हैं, यहां से आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां से आपकी टिप्पणी बन सकती है। एक तो टिप्पणी बन सकती है आपके यहाँ पे। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक वीडियो में मैंने समझाया था आपको कि टिप्पणी का कितना महत्व है, ठीक है। मेंस में लॉन्ग क्वेश्चन आपको बाहर करने में उतने सहायक नहीं जितने सहायक कौन से टिप्पणियां हैं, मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। तो देखिए स्थल और विशेषताओं से टिप्पणी आपके यहाँ पे पूछ जा सकती है कि बताओ भैया, ठीक है, धौलावीरा क्या है, कालीबंगा के बारे में आप क्या बताइए, ठीक है। जैसे आपको 4 टिप्पणियां दे दी यहाँ पे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है, कालीबंगा और ठीक है राखीगढ़ी, ऐसा आपको 4-5 दे दिए। तो हमको टिप्पणियां आपको तैयार कर, यहां से आपकी टिप्पणी बन सकती है। और दूसरा, यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बन सकता है, ठीक है। यहां से आपका टिप्पणी और लॉन्ग क्वेश्चन आपके दोनों बन सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ही क्वेश्चन आपका दे देगा, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए, ऐसा कुछ यहां पे आ जाएगा। ठीक हो गया है? चलिए जरा बात समझना। और इसके बाद जाके मुझे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर की सामाजिक और सांस्कृतिक मुझे विशेषताएं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। हमारे सिलेबस में साफ साफ मेंशन है क्या? भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषता है, ठीक है। इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी राजनीतिक स्थिति को मुझे बेहतर पढ़ना होगा, ठीक हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति इनकी, ठीक है, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, यहां से आपके बनेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। यहां से आपकी टिप्पणी नहीं बन सकती है, यहां से आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 10 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, यानी कि जो आपके 100 शब्द में आपसे पूछेंगे, वो यहां से बनेंगे। लेकिन फिर से एक बात ध्यान रखना, शब्द लिमिट कितनी है? 100 है। 100 है तो भैया 110 कर सकते हो, 120 कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने 400 शब्दों में लिख दिया, ठीक है, वो तो फिर ऐसे हो जाएगा। बात पहले बढ़िया, एक निश्चित सीमा तक सब नंबर जो है, मार्क्स जो है वो नहीं कटते हैं, लेकिन जितना पूछा जाए उतना ही बताने का है, टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है। बाकी आपको यहां पे समझाऊंगा, टेंशन लेने का नहीं है। देखिए यहां पे हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने आपको यहां पे बोल दिया है किस तरह से होंगे, ठीक है। मतलब यहां पे इन टॉपिक से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछे जाएंगे, बात समझना। एक आखिरी चीज जो इसमें मुझे पढ़नी होगी वो होगा यहां पे पतन, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है, ये मुझे 2 जगह पे काम आएगा। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड
जो भी चीज आएगी उसका निष्कर्ष लिखने में मेरा ये मददगार हो सकता है। ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे इनके समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो हम बता सकते हैं लास्ट में निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं, मतलब इस सभ्यता का इतना, मतलब इस सभ्यता का जो अंत था वो इसी तरह से हुआ, इस समाज का अंत जो था वो इसी तरह से हुआ। जैसे इनकी आर्थिक स्थिति की मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इनके जो व्यापार था, इनका विदेशों के साथ में जो व्यापार था, तो मतलब बहुत बड़ी सभ्यता थी। मैं कह सकता हूं इतनी बड़ी आर्थिक स्थिति, आर्थिक सभ्यता होने की वजह से भी फिर भी इसी कारण से इनका अंत हो गया, मतलब पतन हो गया। ठीक है, इनकी राजनीतिक स्थिति के साथ में भी इनका निष्कर्ष बताने के लिए मैं यहां पे कर सकता हूं, मतलब। और इसके अलावा जो इनका एक तो ये निष्कर्ष लिखने के लिए मेरा काम आ सकता है, और दूसरा यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका यहां पे बन सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों पे चर्चा कीजिए। ठीक है, और एक वीडियो में ऑलरेडी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, कि भैया जो क्वेश्चन की जो टेल लाइन होती है, क्वेश्चन की जो टेल लाइन होती है उसका क्या मतलब इफेक्ट है और उससे आंसर में किस तरह से वेरिएशन होता है। ठीक है, बाकी आपको आगे भी यहां पे बता दिया जाएगा कि, ठीक है, अगर क्वेश्चन के बीच में लिखा है, पीछे लिखा है वर्णन कीजिए तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन के पीछे लिखा हुआ है भैया आलोचना कीजिए तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, मतलब संक्षिप्त में लिखिए, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। मतलब जो क्वेश्चन की जो टेल लाइन होती है उस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, उन सबको यहाँ पे बता के चलूंगा, परेशान होने का नहीं है, समझिए। तो मुझे यहाँ पे ये 7 चीजें मुझे पढ़नी यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 7 चीजें, मैं पहली चीज को मैं लेकर के चलता हूं, कौन सा यहाँ पे है, नामकरण। ठीक है, नामकरण की जब मैं बात करता हूं, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के 4 नाम यहां पे दिए गए हैं। ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को 4 नामों से जाना जाता है। सबसे पहला नाम कौन सा यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहला नाम कौन सा यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, जो ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है। तीसरा है नगरीय सभ्यता, और चौथा हम इसे बोलते हैं कांस्य सभ्यता। आपने सभी सुने होंगे, ये बात जरा समझ लगे। हड़प्पा सभ्यता में से क्यों बोलते हैं, देखिए सिंधु सभ्यता, ठीक है, जो सिंधु सभ्यता हमारी थी, इस सभ्यता में सबसे पहले जो स्थल खोजा गया वो स्थल था आपका हड़प्पा। ठीक है, सबसे पहले जो स्थल खोजा गया वो कौन सा था, वो हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता को हमने हड़प्पा सभ्यता बोला। एक लाइन, ठीक है। अब दूसरा बात समझा भैया, इस सभ्यता सबसे पहला खोजा गया, तो भैया कब खोजा गया, 1921 में सर जॉन मार्शल, जो उस टाइम पे भारतीय पुरातत्व जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने इस ये जो स्थल था इसकी खोज की। ठीक है, इसलिए इसकी खोज का श्रेय हम दयाराम साहनी जी को देते हैं। इसका मतलब ये हो गया है, ठीक है, क्लियर। मतलब यहां से आपको बेसिक बात आपको ये समझनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल खोजा गया पे हड़प्पा था, जिसको 1921 में दयाराम साहनी और जॉन मार्शल में इसको यहाँ पे खोजा। ठीक, चलिए दूसरा देखिए यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों बोल रहे हैं भैया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं वो हमें सिंधु नदी के आसपास ही हमें मिले हैं। सिंधु नदी के आसपास हमें अधिकांश स्थल हमें मिले हुए हैं, इसलिए हमने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता हमने कहा। इसी को ही नगरीय सभ्यता बोला जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो नगरों का जो विकास हमें देखने को मिला है, नगरों का विकास सबसे पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर में मिला है, इसीलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले तांबे में टिन मिला करके कांसा बनाने की जो प्रोसेस थी, जो प्रक्रिया थी, वो सबसे पहले इसी सभ्यता के अंदर प्रारंभ हुई, इसलिए हमने इसको कांस्य सभ्यता कहा। ठीक है, अब ध्यान रखना पे, इस क्या आपसे पेपर में ये पूछ लेगा कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण समझे, मैंने आपसे पहले बोल दिया नहीं, लेकिन ये चीज आप कहां पे काम आएगी आपके में, किसी भी क्वेश्चन का आपको इंट्रो बनाना होगा तो वहां पे आपके काम आएगी। ठीक है, सबसे पहले हमको यही बोलना होगा, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में या फिर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है, दयाराम ने की थी। ठीक है, इस सभ्यता को हम कांस्य सभ्यता, ठीक है, या नगरीय सभ्यता, या फिर हम इसे आप क्या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारा तैयार होगा कहां से, इसके नामकरण से। ठीक, अब चलते हैं इसके विस्तार की तरफ को। ठीक हो गया है, इसका दूसरा सेक्शन यहाँ पे विस्तार। चलिए तो नामकरण के बाद अब इसकी थोड़ा सा विस्तार को देख लेते हैं, जो आपकी इंट्रोडक्शन में काम आएगा। विस्तार की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो उत्तर कश्मीर में उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक था, यानी कि मांडा से इनके हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है,
पश्चिम में सुतका गैंडोर पाकिस्तान यहां तक ये फैला हुआ था, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक ये फैला हुआ था। यहां से हमें इनके साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी स्थिति की बात करूंगा, देखिए यहाँ पे ये हमारी चली गई यहाँ पे मध्याह्न रेखा, ठीक है 82.5 डिग्री, और ये चली गई हमें कर्क रेखा। ठीक है, यानी कि जो हमारी ये हमारा कहाँ पे पूरब का एरिया, ये कौन सा पे उत्तर, ये हमारा पश्चिम और उत्तर में। ठीक है, तो इसकी स्थिति की बात करता हूं तो कहां है ये, पश्चिम उत्तर में स्थित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कहां पे, पश्चिमोत्तर में स्थित है। एक बात यहां पे और ध्यान रखने वाली है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके समकालीन जो सभ्यताएं हैं उनमें दो सभ्यताओं का नाम आता है। एक तो ये जो इराक है, यानी कि भारत के बगल में इधर पाकिस्तान और इधर थोड़ा सा इधर जा करके ये इराक में एक सभ्यता का विकास हुआ था जिसे बोलते हैं यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता है यहाँ पे जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। इसी मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। ठीक, चलिए इसी के समकालीन एक और सभ्यता है अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में जिसे हम बोलते हैं मिस्र की सभ्यता। ठीक है, नील नदी के आसपास विकसित हुई सभ्यता थी जिसे हम यहाँ पे मिस्र की सभ्यता इसे कहा जाता है। ठीक हो गया है। इसके विस्तार के बारे में कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर में सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई एक नगरीय सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पे जिस क्रम में लिख रहा हूँ ये आंसर राइटिंग के फॉर्म में ही यहाँ पे लिखा जा रहा है, एक बात यहाँ पे ध्यान रख लें। ठीक है, हालांकि इसका जो आंसर फॉर्मेट है वो मैं आपको एक विधिवत एक वीडियो में और अलग से बता दूंगा कि किस तरह से करना चाहिए। बेसिकली मैं यहाँ पे ये आंसर राइटिंग के फॉर्म में ही मैं आपको यहाँ पे ये लिख रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, आपको इसी तरह से करना है, ध्यान रखना है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे पश्चिमोत्तर के सिंधु नदी के आसपास स्थित एक नगरीय सभ्यता थी। इसका आकार कैसा था, आयताकार आकार था इसका। इसके समकालीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यताएं थी। ठीक है, तो ये हो गया इसका विस्तार जो आपके इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके प्रमुख स्थल और इसकी विशेषताओं को। इनके जो प्रमुख स्थल है, इसकी विशेषताएं हैं, उन्हें मुझे थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से मुझे पढ़नी पड़ेंगे। एक बार जरा पे गणित पहले ही लगाना। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो दो तरह के हैं। एक तो आपके पास टिप्पणियां हैं जो 25-25 नंबर की हैं। ठीक है, एक आपके पास 100 वर्ड्स में आपके पास जो क्वेश्चन आपके वो 10 नंबर वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे आपसे यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या तो आपसे बन सकता है क्वेश्चन आप पे, ठीक है, टिप्पणियां आ सकती हैं, 4 आपको देंगे। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथा, ऐसा आपको यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, 4 आपको दे देंगे यहाँ पे। या फिर आपको यहाँ पे किस तरह से दे देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख स्थल है उनको डिस्कशन कीजिए। अब देखिए अगर आपका ये टिप्पणी में आता है तब आपको एक के बारे में 25 शब्द लिखने हैं, 25 वर्ड्स आपको लिखने हैं। हद से आप 30 लिख लोगे, चलिए 35 लिख लोगे अगर टिप्पणी में आता है तो। ठीक है, और अगर जुड़ करके क्वेश्चन बनता है तब, अगर जुड़ करके बनता है तब आप कितना लिख पाएंगे। देखिए अगर मैं 25, 25, 25, 25 में जोड़ता हूं, केवल चारों को मैं जोड़ता हूं तो 100 हो जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं अब देखिए अगर आप एक क्वेश्चन जोड़ करके बना दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि अब यहाँ पे 7 आप लिखोगे। ठीक है, और भैया 7 लिखेंगे तो 100, ठीक है, लगभग आपके यहाँ पे 175 वर्ड हो जाएंगे। तो इतने तो हम लिखने नहीं है मुझे, अब हमें यहाँ पे 100 वर्ड लिखने, दुगने थोड़े ना लिख देंगे, बात पल्ले पड़ रही है। इसका मतलब मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलक, ये जितने भी हैं इनके बारे में हमें 2 तरह से पढ़ना है। या तो 25 वर्डों में इसे हम कैसे लिखेंगे, टिप्पणी तौर पे तैयार कर लेंगे इसको। ठीक है, यानी कि 25 वर्डों में कितना लिख पाएंगे हम, प्रमुख और मेन बात है। ठीक है, बात समझना, जो टिप्पणियां होती हैं वो 2.5 नंबर की आती हैं, और 2.5 नंबर में से मिनिमम 1 नंबर मिलता है और मैक्सिमम 2.5 नंबर मिलते हैं। तो मैक्सिमम की तरफ को मुझे काम कर लेना है, ध्यान समझ लेना। ठीक है, और दूसरा अगर जुड़ करके आएगा, अगर ये क्वेश्चन जुड़ करके आता है तो ध्यान रखना आपको केवल 5 स्थलों का डिस्कशन करना है। कितने स्थलों का डिस्कशन करना है, केवल 5 स्थलों का। 4 भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, देखिए अगर जुड़ करके आता है देन 25, 25, ठीक है, 50 हो गया। ठीक है, 50 हो गया, 75, 100, 125। अब हद से ज्यादा 5 यानी 125 वर्डों में आप इसे लिखोगे। अगर जुड़ करके क्वेश्चन आता है तो आपको इसका थोड़ा इंट्रो भी बनाना पड़ेगा, जो कम से कम आपको 25 वर्ड आपका लिखा जाएगा। ठीक है, तो यार 150 में तो आपका ये ऐसे ही पहुंच जाएगा। बात पल्ले पड़ रही है, तो ध्यान रखना इस टॉपिक को 2 तरह से आपका बेहतर तैयार करना है। ठीक, चलिए समझाता हूं। देखिए तो यहाँ पे मैंने भी इसको यहाँ पे इसी तरह से आपको हमें बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ प्रमुख स्थल और इसकी विशेषताओं में। यहाँ पर मुझे केवल 7 स्थल पढ़ने हैं। कितने स्थल पढ़ने हैं, 7। टिप्पणी आती है तो इन्हीं 7 में से रहेंगी। ठीक है, जुड़ करके आता है तो फिर तो कोई से भी 7 लिख दो, फिर अपने को यही 7 में से लिखना है। ठीक है, देखिए 7 में यहाँ पे पहला आता है यहाँ पे हड़प्पा,
दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा धौलावीरा, ये बड़े स्थल है, ठीक है। पांचवा कालीबंगा, छठा चन्हुदड़ो और सातवां बनावली। बस यही 7 आपको पढ़ने हैं। स्थल तो बहुत सारे हैं, सारे नहीं पढ़ने। 40 स्थल तो पहले ही प्राप्त हो गए थे, उसके बाद जाकर के बहुत स्थल मिले हमें, ठीक है। अपने को प्रमुख स्थल पढ़ना है। एक बात ध्यान रखिए, जब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो बहुत पढ़ना पड़ता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल तरीके से पढ़ना पड़ता है, बहुत अप्रोच के साथ में। मेंस की तैयारी रियल में थोड़ी सी आसान होती है, बट हमें समझ होनी चाहिए कि हमें वो करनी कैसी है, ठीक है। आसान होती है क्योंकि देखिए अगर इसी टॉपिक को अगर मैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा होता तो मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाना पड़ता है और आपको भी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए प्री में तो हमें सब याद करना पड़ता है, मेंस में सारा याद थोड़ी ना करना पड़ता है। इसमें हमें केवल उतना याद करना पड़ता है जितना हम याद रख सकते हैं। मेंस में ज्यादा याद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल तो मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन तो है नहीं, हमें लिखना है। तो मेंस में हमें केवल उतना ही याद रखना उतना ही पढ़ना पड़ता है जितना हम याद रख सकते हैं। अतिरिक्त चीजें यहाँ पे जो चीज आपको ना लगे ना कि ये याद होने वाली नहीं है, ये मुझे एग्जाम में मुझे याद ही नहीं आएगी, तो उसको लिखने उससे बच लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझा? तो देखें सबसे पहले यहाँ पे एक एक करके पढ़ के पहले हड़प्पा। देखिए हड़प्पा के बारे में मुझे क्या पता होना चाहिए। आप देखिए इन 7 जो ये स्थल है, इन 7 स्थलों को सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैप में कहाँ पे, ये भारत का मैंने नक्शा बना रखा है, उत्तर का ही बना रखा है, नीचे इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने नहीं बना रखा है, ठीक है। समझिए देखिए, तो इन सभी स्थलों को सबसे पहले मैं आपको इस मैप में दिखा देता हूं। ये मैप में आपको ले चलता हूं, फिर मैं एक एक करके इनको डिस्कशन करूंगा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इन 7 स्थलों में सबसे ऊपर पाकिस्तान में जो ये पंजाब प्रांत वाला एरिया आता है, ठीक है। देखिए पाकिस्तान का जो ये वाला एरिया इसे बोलते हैं पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत में पाकिस्तान में है हड़प्पा, ठीक है। पंजाब प्रांत पाकिस्तान में यहाँ पे हड़प्पा है, ठीक है। जरा समझिए, इसके नीचे इसका जो दक्षिणी एरिया है इसे बोलते हैं सिंध प्रांत, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे पे? सिंध प्रांत। सिंधु नदी के आसपास का एरिया, यहां से सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी के जो आसपास का एरिया है यहां पे है मोहनजोदड़ो। इसी मोहनजोदड़ो के पास में सिंधु नदी के आसपास, देखिए ये जाती है सिंधु नदी आपके यहाँ पे, ठीक है, सिंधु नदी। इसी सिंधु नदी के आसपास में एक जगह है चन्हुदड़ो, ठीक है। हड़प्पा हो गया आपका पे, मोहनजोदड़ो हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। चन्हुदड़ो, ये चन्हुदड़ो है, ठीक है। इसके बाद देखिए गुजरात में 2 स्थल हैं, एक है धौलावीरा, एक है लोथल, ये दोनों गुजरात में है, ठीक है। गुजरात के बगल में राजस्थान में जगह पड़ती है, स्थल है कालीबंगा, कालीबंगा पे राजस्थान के अंदर है, ठीक है। और इसके पश्चिम में इसके पश्चिम में ये एक जगह यहाँ पे बनावली जो पड़ती है हरियाणा के अंदर, ठीक है। लोकेशन पता हो गई है। अगर टिप्पणी आई या फिर जुड़ करके लिखने को आया तो सबसे पहले तो नक्शा बना देना है, चारों को दिखा देना है, एग्जाम को वैसे समझ में आ जाएगा भैया इसको पता है विधिवत तरीके से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा लिख देने का है, कोई ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं। जरा समझिए, देखिए टिप्पणी में तो अपना ये तैयार तो अपना ऐसे ही हो गया है, बात समझ देखिए। अब एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। हड़प्पा देखिए, हड़प्पा की मैं बात करता हूं तो इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। नाम में ही मैंने आपको बता दिए थे, नामकरण में ही दयाराम इसने की थी, ठीक है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट में है, आप ये ध्यान रख लेना है, ठीक, जरा समझ गए, ठीक है। और सिंधु सभ्यता में खोजा गया ये सबसे पहला स्थल था। मैंने इसके नामकरण में आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता में सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही था, ठीक हो गया है। जरा बात में ठीक है, ये मैंने इसके बारे में थोड़ी सी बातें मैंने यहाँ पे कर दी है। अगर इसके बारे में टिप्पणी आती है, अगर आपने इतना बता दिया है तो ये आपका लगभग 1 नंबर हो गया है, 1 नंबर हो गया, ठीक है। 1 से 1.5 नंबर, जितना मन करेगा 1 से 1.5 नंबर हो गया है, ठीक हो गया है। लेकिन अब देखो अगर आप वर्ड गिनोगे ना, वर्ड गिनोगे तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तो भैया ऐसी हो गई है, ये 30 हो गए हैं। तो क्या केवल इतना लिख करके आपको 2.5 नंबर दे देगा एग्जामिनर? कभी भी नहीं देगा, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मूल बात अपने आपने इतना, अगर इतनी आपने लिख दी है तो इतना सभी लिख रहे हैं, ये आपके हो गए 1 से 1.5 मार्क्स, ठीक है। लेकिन टिप्पणी भी आ रही है तब भी इतना मैंने हड़प्पा के बारे में बता दिया है। अब हड़प्पा के सीधे मैं चले जाऊंगा इसके नगर पे। नगर कैसा था यहाँ पे, नगर नियोजन कैसा था, एक ठीक है, 2 छोटे छोटे यहाँ पे मैं नक्शे बना दूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए नगर की बात करते हो हड़प्पा में, एक ये हो गया आपका पूर्वी टीला, एक पूर्वी टीला हो गया, एक हो गया पश्चिमी टीला, ठीक है। देखिए जो पूर्वी टीला था ये कम ऊंचाई में था,
कम ऊंचाई में है, मतलब नीचे था ये, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर आपको दिख रहा होगा। और ये जो पूर्वी टीला था यहाँ पे निम्न वर्ग रहा करता था, ठीक है। निम्न वर्ग में देखिए यहाँ पे 3 तरह के वर्ग थे, एक उच्च वर्ग अपर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास, ठीक है। तो निम्न वर्ग यहाँ पे रहा करता था। पूर्वी टीले की मैं बात करता हूं तो यहां पे हमें ध्यान रखना पे सर्वाधिक मोहरें हमें यहीं से प्राप्त हुई हैं, इसी के नीचे लिख के चलूंगा, सर्वाधिक मोहर हमें यहीं से प्राप्त हुई हैं। और यहां से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है, स्त्री गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो पौधा है ये उर्वरकता की, ठीक है, उर्वरकता की देवी इसको माना जाता है, ठीक है, उर्वरकता प्रतीक है। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक बात ध्यान रखना, इस बात से बिल्कुल बच लेना, जितना आता है उतना उड़ेल नहीं देना होता है, टाइम बचाना होता है। 20 क्वेश्चन 3 घंटे में होते नहीं है, मैं आपको रियली बता रहा हूं, ठीक है। खुद लिखा है मैंने मेंस में, आपको इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। जरा बात समझ लेना। तो ये जो, ठीक है, स्त्री गर्भ से निकलता हुआ यहाँ पे पौधा यहाँ पे दिखाया गया। जबकि इसका जो पश्चिमी टीला है, जो इसका पश्चिमी टीला है, इसके बारे में एक आध बात ध्यान रखें। इस पश्चिमी टीले में 2 दीवारें बनी हुई थी, ठीक है, इसमें 2 दीवारें बनी हुई थी। तो इसकी जो अंदर वाली दीवार थी वो कच्ची ईंट की बनी हुई थी, आपको ऐसे लिखना है। इसकी जो बाहर वाली दीवार है वो पक्की ईंट की बनी हुई थी, ठीक है। ये जो पश्चिमी टीला है ये थोड़ा सा अधिक ऊंचाई पे था, अधिक ऊंचाई पे ये है, ठीक है। पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था, मतलब देखो एक तो ये आपकी दीवार होगी कच्ची ईंट वाली, इसके बाहर से पक्की ईंट की जो दीवार है ये किला बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है, तो पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था। तो देखो अब इतनी सेफ्टी से जो इंसान रह रहा है तो वो नॉर्मल निम्न वर्ग तो नहीं होगा, ठीक है। ये कैसा पे उच्च वर्ग था, ये प्रशासन वर्ग था, ये पुरोहित वर्ग यहां पे रहता था। ठीक हो गया है, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है? हड़प्पा के बारे में। अगर टिप्पणी आती है इतना लिख देना, ये बना देना, आपके कम से कम आपके 2 नंबर आएंगे और भैया एग्जामिनर को अच्छा लगा तो 2.5 नंबर दे देगा। ठीक हो गया है। टिप्पणी में नंबर नहीं करते, ये ध्यान रखना, ठीक, समझिए। देखिए दूसरा आता है मोहनजोदड़ो। अच्छा पे मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब देखिए मोहनजोदड़ो की बात करता हूं तो यह कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के तट पे है, कोई ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। इसकी खोज, बस एक लाइन आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी, या इसकी खोज का श्रेय इन्हें दिया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसे सिंध का बाग कहा जाता है, सिंध में बहुत खूबसूरत जगह है, सिंध का बाग कहते हैं इसको। और इसी को ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, ठीक है, जुड़वा राजधानी से कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 3-4 बातें, प्रमुख बातें आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मैं कैसे तैयारी करा रहा हूं, टिप्पणी और जुड़ कर एक क्वेश्चन आता है, दोनों तरह से आपको करा रहा हूं, टेंशन लेने का नहीं है। ठीक हो गया है। सिंध का बाग इसे कहते हैं, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। ठीक, चलिए सीधे पहुंचता हूं नगर में, फालतू बात कुछ नहीं है, ठीक है। नगर की मैं बात करता हूं, नगर इसमें भी बिल्कुल वही ऊपर वाला जैसा था वैसे यहां पे भी था। इसमें भी एक पूर्वी टीला था, एक पश्चिमी टीला था, ठीक है। पूर्वी पश्चिमी, देखो इसमें आप जो पश्चिमी टीला था कुछ बातें तो सेम ही है, ठीक है। दुर्गीकृत था, अधिक ऊंचाई पर था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पे प्रशासन और पुरोहित वर्ग रहता था। कुछ और याद नहीं आएगा तो भैया यही लिख के आ जाना, ठीक है। लेकिन अगर याद आता है तो यहां पे कुछ अतिरिक्त बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बात समझ, देखिए यहां पे जो इसका पश्चिमी टीला था, इस पश्चिमी टीले में एक अन्नागार मिला हुआ है। देखिए बातें बाकी सेम है, इसमें अंदर से कच्ची दीवार है, बाहर से दुर्गीकृत है ये, ठीक है। बाकी बातें ऊपर की जैसी ही हैं। याद नहीं आएगा तो भैया यही लिख देना, लेकिन याद आएगा तो क्या करना है? देखिए यहां पे एक अन्नागार मिला, वैसे याद आना ही चाहिए, इतना तो याद आपको आना ही चाहिए, ठीक है। एक अन्नागार यहां मिला हुआ है। ये जो अन्नागार है ये इस समय की सबसे, ठीक है, सबसे बड़ी इमारती संरचना थी ये, ठीक है। इसको इस समय की सबसे बड़ी इमारती संरचना इसको माना गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा देखिए यहां पे, यहां से एक महाविद्यालय प्राप्त हुआ, एक महाविद्यालय के साक्ष्य यहां से हमें मिले हुए हैं, ठीक है। यहां पे जो आवास होते थे वो तिमंजिला आवास होते थे, यहां से जो आवास होते थे वो तिमंजिला आवास होते थे, ठीक है। यहां से हमें एक विशाल स्नानागार मिला हुआ है। क्या मिला है? यहां पे एक विशाल स्नानागार मिला हुआ है। ये जो विशाल स्नानागार मिला हुआ है इसके बारे में एक ध्यान रखना, यहाँ पे जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा था इसे, ठीक है। जॉन मार्शल ने जो स्नानागार मिला था इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा था, ठीक है। बाकी बातें भूल जाना, छोड़ देना, बहुत सारी बातें हैं इसमें बताने के लिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो स्नानागार था इसमें नीचे से सीढ़ियां हुआ करती थी, ठीक है। इसकी निकासी जो थी वो दक्षिण को थी, इतना नहीं।
हमें दिमाग में ध्यान रखना है क्या, या तो 25 वर्ड में टिप्पणी लिखनी है या फिर हमें 100 वर्ड्स में लिखना है। और 100 वर्ड्स में अगर मुझे लिखना है तो भैया 4 लिखने हैं, ठीक है। और या अब कोई ये भी सोच सकता है सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के बारे में 100 वर्ड्स को लिखने को आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना तो फिर विश्वास आपको करना ही पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक, बात समझ लेना। आप देखें और इसके पश्चिम, अगर इसके पूर्वी टीले की बात करता हूं तो पूर्वी टीले में बाकी बात तो ऐसी ही देख, कम ऊंचाई पे था, निम्न वर्ग यहां पे रहता था, ठीक है। लेकिन हाँ ये सर्वाधिक मुहर्रम मिली है ऐसा मत, ये तो हड़प्पा की विशेषता है, ठीक है। तो 2-3 बातें तो सेम हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कपास के साक्ष्य हमें यहां से मिले हुए हैं, कासे की यहाँ पे एक नर्तकी की हमें मूर्ति मिली हुई है, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की बहुत ज्यादा, ठीक है। एक योगी की मूर्ति यहां से हमें मिली हुई है, योगी की मूर्ति, ठीक है। और यहां से हमें एक चाकू मिला, सूती वस्त्र में लिपटा हुआ एक चाकू भी हमें यहां से मिला हुआ है। मैंने सीधे सीधे लिख दिया, यहां से हमें एक चाकू मिला हुआ है, ठीक है। चलिए इसके नाम पे अगर मैं यहाँ पे सड़कों की बात कर दूं, देखिए ये जो पूर्वी टीला है इसकी बात नहीं हो रही है ओवरऑल, ठीक है। यहाँ जगह नहीं थी वरना ये नीचे लिखा है, ठीक है। सड़कों की बात करता हूं तो सड़कें यहाँ पे समकोण पर कटती थी। समकोण में मतलब कैसे, यहाँ पे इस सड़कें यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। सड़कें जो थी यहाँ पे कुछ इस तरह से ये समकोण पर कटती थी, याद रखना, ठीक है। समकोण मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। और जो घर बनते थे वो इस तरह से, इतना जरूरत नहीं है, इतनी आपको यहाँ पे दरकार नहीं है। मैंने क्या पे सड़कें जो थी वो समकोण पर कटती थी, ऐसा लिख देना है। और ज्यादा होगा तो ये बना देना भैया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने बात करी है जो हिस्ट्री की जो आपकी क्लासें हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हुई है, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने आप पे हड़प जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में बात करी और कुछ बेसिक बातें मैंने यहाँ पे करी है, ठीक है। तो और इसका विस्तार वगैरह ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसमें कुछ स्थलों तक मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा बाकी इसमें 5 जो स्थल बचे हुए हैं वो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके अगले वीडियो में यहाँ पे इनकी जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और जो राजनीतिक स्थिति है उनको 2-3 वीडियो में मैं उसको यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता की जब मैं बात करूंगा तो इसमें कितनी वीडियो आपकी बनेंगी ध्यान रखना, ठीक है। एक तो मैंने ये बना दी है, एक वीडियो और बनेगी जो किसके लिए होगी, यहाँ पे बाकी स्थलों के लिए, ठीक हो गया। दूसरी 2 वीडियो होगी और 2 वीडियो आपकी बनेगी इनकी, ठीक है। एक में इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, दूसरे में राजनीतिक और सांस्कृतिक, ठीक है। यहाँ हालांकि देखिए यहाँ पे सामाजिक के साथ में सांस्कृतिक स्थिति मैं बताऊंगा क्योंकि दोनों रिलेट करती हैं, समाज और संस्कृति ऑलवेज रिलेट करती है, ठीक है। तो एक वीडियो में ये आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति है, एक वीडियो में ये क्लियर हो गया, ठीक है। और एक वीडियो में इनका अगर पतन होगा तो वरना इनके सेकंड वीडियो में ही इनके पतन को मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब लगभग आपका पे एक वीडियो हो गया आपका पे, ठीक है। 2, 3 और 4, लगभग 4 से 5 वीडियो में आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। चाहे तो भैया क्वेश्चन आपके यहाँ पे टिप्पणी के तौर पर चाहे कंप्लीट आए, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी है पढ़ना, इतना ही है। 4 वीडियो पढ़ लेना, सिंधु घाटी सभ्यता से कोई सा क्वेश्चन आएगा आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। बाकी हमारे कोर्स की डिटेल के लिए आप एक मैसेज करेंगे इस कोर्स से जुड़ने के लिए। अगर आपको इस कोर्स में जुड़ना है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे कोर्स से मेन से कोर्स से जुड़ने के लिए आप लिखेंगे एंट्री, ठीक है। एंट्री आप लिखेंगे, कोर्स नेम कहेंगे लोअर पीसीएस, आप यहां पे लिखेंगे लोअर पीसीएस मेंस आप लिखेंगे, ठीक है। और इसे सेंड कर देंगे 9758880349 पे, इसे आप सेंड कर देंगे इस मैसेज को। लोअर पीसीएस मेंस की क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो गई, आप जानते हो बेहतर तरीके से, ठीक है। उसी की डेमो क्लास मैंने आपको ही दी है। अब एक बात ध्यान रखना, ठीक है। या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर से, देव के के नाम से। आपको वहां से भी आप इस कोर्स को इस तरह ज्वाइन करते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने जानने वाले वीडियो को फैला देना, अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।